के शो में सियासी सरगर्मियां तेज, माशी मैदान कदरे मुस्तहकम। आइंदा 9 माह अहम, माशी भाग दौड़ किसके हाथ? हुकूमती मिशन IMF प्रोग्राम की तकमील, इस्लाहात कब? अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हक़ाइक़, सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, रवा हफ्ते हमने देखा पाकिस्तान के लिए जहाँ कुछ मुस्बत खबरें भी आईं, वहाँ पर जो हमारी माशी मुश्किलात हैं उसमें कुछ कमी भी हुई। लेकिन साथ साथ ये चैलेंजेस जो कि पाकिस्तान की मईशत को दरपेश हैं, इस हवाले से बहुत से संजीदा नौयत के सवालात भी उठते हैं। इन सवालात में सब में अहम सवाल तो ये है कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह इस बात पर है कि किसी तरह भी IMF का ये मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट 9 माह का जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट हो जाए। लेकिन क्या मौजूदा हुकूमत या आइंदा आने वाली हुकूमत या इस पूरे मुल्क की जो सियासी इज्तिमाई सोच है, क्या उसकी तवज्जो इस तरफ है कि हमें जो इस्लाहात करनी है जो नागुज़ीर है पाकिस्तानी मईशत या पाकिस्तान की माशी सालमियत के लिए, क्या वो तमाम नागुज़ीर इस्लाहात हमारी सियासी जमातें, सियासी क़यादत संजीदगी से गौर कर रही हैं या करेंगी? क्या आइंदा इलेक्शंस में हम तवक्को रख सकते हैं कि उसके बाद इस तरफ गौर होगा? साथ साथ पाकिस्तान के देरीना दोस्त चीन की तरफ से इस हफ्ते भी हमने देखा कि रोल ओवर जो $2.4 बिलियन का हुआ, एक ब्रीथिंग स्पेस उससे मिली। पाकिस्तान की करेंसी यानी इंटर बैंक और ओपन मार्केट के अंदर जो मूवमेंट्स रहे, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। और साथ साथ हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मईशत के लिए ऐसी क्या खबरें हैं जिसका एक मनफी या फिर कोई मुस्बत असर पाकिस्तान के इंटर बैंक या ओपन मार्केट रेट के ऊपर पड़ सकता है। और दूसरी बात, रवा हफ्ते भी महंगाई की शरह के अंदर हमने देखा कि हफ्तावार शरह में इजाफा हुआ तकरीबन 3% का, लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट ने कहा जो एक्चुअल CPI इन्फ्लेशन है उन नंबर्स के अंदर थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी आती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या वाकई में महंगाई की सताई हुई अवाम, उसकी परचेजिंग पावर इस वक्त कहाँ खड़ी हुई है? और इस हफ्ते क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने शहर कराची का दौरा किया, तो वहाँ पर एक बुनियादी मसला जो उनके सामने रखा गया वो पावर सेक्टर के मसाइल थे। एक तरफ तो घंटों की लोड शेडिंग पूरे मुल्क में होती है, वो अपनी जगह, लेकिन साथ साथ बिजली के नरखों ने लोगों की जिंदगी अजाब बना दी है। बिजली के नर्ख में ₹7.5 का इजाफा, ये तमाम भी कंसर्निंग फैक्टर्स हैं जिन पर प्रोग्राम में आज डिटेल में गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मलिक बोस्तान साहब एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के चेयरमैन है, प्रोग्राम में स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अतीक मीर साहब कराची ताज इत्तेहाद के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बोस्तान साहब आप पहले तो फरमाइएगा, क्योंकि हमने देखा कि इस हफ्ते बहुत अच्छी खबरें भी आई, लाइक चाइना का जो रोल ओवर हुआ, स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो कुछ दिन पहले खबर आई, ये सब कुछ हुआ। आप कितने पुरुमीद हैं पाकिस्तानी मईशत को लेकर आगे कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद छोड़ देंगे फिर तो आप कोई मंजिल पा ही नहीं सकते। उम्मीद तो है, अल्लाह ताला कहता है जैसे गुमान करोगे मैं वैसे ही सलाह दूंगा। गुमान अच्छा करना चाहिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए जो है सबसे जो बंद दरवाज़ा था वो IMF का था, वो खुल गया फॉरेन एक्सचेंज, जिसकी वजह से आपके सामने आपने जिक्र भी किया। और इस वक्त तो पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान के स्टेट बैंक के रिजर्व $8 बिलियन से ऊपर चले गए और बैंकों के मिला के 12-13 बिलियन, और जो हुकूमत कह रही थी 15 बिलियन हमें ले जाएंगे 31 जुलाई तक, उसमें वो थोड़ी फासला रह गया। और आने वाले दिनों में मज़ीद $6 अरब फाइनेंसिंग होनी है। इस तरह वर्ल्ड बैंक एशिया से $6 अरब आने हैं। तो ये सारे आने वाली चीज़ें जो पाकिस्तानी रुपये को और रिज़र्व को जब मुस्तहकम करेंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी मैशियत भी मुस्तहकम होगी। इसके साथ जो अच्छी खबर थी वो हमारी एक दुरीना मुतालबा था स्टेट बैंक से कि हमारे जो है एक्सचेंज कंपनी जो डॉलर अकाउंटों में आते हैं बाहर से एक्सपोर्ट के अगेंस्ट, वो बैंक दे नहीं पा रहे, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है और गैप बढ़ जाता है, तो हमें डायरेक्ट इंपोर्ट करने की इजाज़त है। तो वो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, परसों हमारी मीटिंग थी तो उन्होंने डायरेक्ट इंपोर्ट करने की 50% दे दिया। और आपने देखा डॉलर का रेट इंटर बैंक में भी ₹3 गिरा और मार्केट में भी 295 से कम हो गए, 291 पे आ गए, ₹4 गिरे और आने वाले दिनों में मजीद भी गिरेगा, क्योंकि ये जितने भी इम्प्लीमेंट है ये अगले हफ्ते होना है। तो डॉलर हमारा पैरामीटर और स्टॉक एक्सचेंज भी बेहतर हो रही है, रुपये भी बेहतर हो रहा है। तो ये अच्छी खुशखबरी है कौम के लिए। और ख़ास तौर पर जो इस वक्त हुकूमत ने 2 फैसले किए, आज भी मेरी इसाक डार साहब से बात हुई है, मंगल को हमारी मीटिंग भी है, गवर्नर साहब। अच्छा, इस मीटिंग के ऊपर बोस्तान साहब इस पर मजीद गुफ्तगू भी करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद वापस आते हैं। मलिक बोस्तान साहब दीगर मेहमान भी होंगे साथ, आफ्टर ब्रेक हमारे साथ रहेंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू हो रही है। अतीक मीर साहब साथ मौजूद हैं, मलिक बुस्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब भी माहिर मईशत प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बुस्तान साहब, आप गुफ्तगू फरमा रहे थे कि कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स हैं जिससे आप तवक्को रखते हैं कि कुछ मामला सुधरेंगे। एक आपने एक बड़ी डेवलपमेंट की ये बात की कि एक्सचेंज कंपनीज को स्टेट बैंक ने कुछ अलाउ किया रिसेंटली, जो आप लोगों का देरीना मुतालबा था। ये क्या था, इसकी तफसीलात फराम करें और इसका इम्पैक्ट कब आएगा इंटर बैंक और ओपन मार्केट? देखिए, इम्पैक्ट आ गया। मैंने बताया डॉलर जो है एक दिन में 3 रुपये जो है मार्केट में भी गिरा और इंटर बैंक में भी गिरा और आने दिले में वो इसका ये था जो आम लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि एक्सचेंज कंपनी के 1200 लोकेशन हैं और पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो पाकिस्तान छुट्टियाँ गुजारने आते हैं वो अपने साथ रियाल, दिरहम, पाउंड, यूरो, डॉलर वगैरह लेके आते हैं, वो हमें सेल करते हैं। और जो हमारे यहाँ लोकल सेल नहीं होते, सरप्लस हो जाते हैं, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं स्टेट बैंक की इजाज़त से। और इसके एवज हमें बाहर जो इंटरनेशनल मार्केट से डॉलर मिलते हैं। पहले वो जो डॉलर मिलते थे हमें बैंक में ही मंगवा सकते थे, कैश नहीं ला सकते थे और बैंक आगे डॉलर हमें देने के पाबंद थे, लेकिन डॉलर बैंक इस वक्त डॉलर दे नहीं पा रहे, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ी और गैप बढ़ गया इंटर बैंक का फ्री मार्केट का। तो अभी स्टेट बैंक से हमने दोबारा रिक्वेस्ट की तो उन्होंने परसों हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने उसमें अलाउ कर दिया 50% आप ला सकते हैं। तो अब जो लोग डॉलर ख़रीदने जब आते थे, जब हम उन्हें कहते थे हमारे पास डॉलर नहीं है, तो वो ब्लैक मार्केट में चले जाते थे, वहाँ से जाके महंगा ख़रीदते थे, जिसकी वजह से रेमिडेंस भी बढ़ी, वहाँ रेट बढ़ गया और हवाले का रेट बढ़ गया, जिसकी वजह से अब ये जो है गैप ख़त्म होएगा, रेमिडेंस भी बढ़ेगी और बिज़नेस भी बढ़ेगा और पाकिस्तानी रुपये भी मुस्तहकम होगा। तो उसका असर आना शुरू हो गया, आने वाले दिन में से भी अच्छा असर आएगा क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंट अगले हफ्ते से होगा। तो जो मैं बात कर रहा था इसाक डार साहब से आज मेरी बात हुई है, मंगल को हमारी मीटिंग भी है, उसमें गवर्नर साहब भी हैं, डार साहब भी हैं, मैं भी जाऊँगा। तो उसमें जो डायमंड कार्ड था उसके ऊपर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, हम फायर स्टेशन पाकिस्तान जो है अगले महीने जो है दुबई में, सऊदी में हम अपने सेमिनार करेंगे और वहाँ जाकर लोगों को मोटिवेट करेंगे, वर्कर रेमिडेंस को ऑफिशियल चैनल को प्रमोट करें ताकि वर्कर रेमिडेंस बढ़े। तो मैंने कहा इसको डिजिटलाइज किया जाए और जहाँ जो लोग भी $50,000 भेजें उन्हें उसी वक्त हम कार्ड उनके एम्बेसी के और स्टेट बैंक के PRA के जो ऑफिशियल है वो हमारे साथ हों। तो जब हमें कार्ड दें तो उनके साथ उन्हें कुछ इनाम भी दिया जाए। और अगर हम 1 लाख कार्ड हुकूमत 1 साल में बना देती है तो $5 अरब अजाफी आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अच्छा फैसला है, लेकिन उसमें अमल की ज़रूरत है, बयान की ज़रूरत नहीं है। तो डार साहब ने वादा किया आप आ जाएँ, इसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं और इमीडिएट इसको जो है इसको लोगों को मिलना शुरू हो जाए ताकि हमारी वर्कर रेमिडेंस में बढ़े। इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। वो रसीद का भी मुतालबा था कि हमें स्पेशल कोई दर्जा दिया जाए। तो डायमंड कार्ड होल्डर को जो है 2% से ड्यूटी प्रॉपर्टी में वेव ऑफ मिलेगा, फिर उन्हें ग्रेटेस्ट ब्लू पासपोर्ट मिलेगा, VIP दर्जा दिया जाएगा, फिर उनके कस्टम में और इमिग्रेशन में स्पेशल काउंटर होंगे डायमंड कार्ड होल्डर के। इस तरह सफारतखानों में तो गवर्नमेंट का ऑफिस में उनको अलग लाइन में VIP स्टेटस होगा। तो हर आदमी कोशिश करेगा उसको ये मिले। और अब तो फ़र्क भी बहुत कम है, कोई उतना ज़्यादा इंटर बैंक का और फ्री मार्केट का फ़र्क सिर्फ $2 का है। तो उन्हें मतलब 20-30 1 लाख की कुर्बानी देनी पड़ेगी और उसके आगे इतनी बड़ी उनको फैसिलिटियाँ मिल जाएंगी। हुकूमत इसको अगर टारगेट रखती है तो बहुत बड़ा डॉलर 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी है जो कि बाहर काम कर रहे हैं और उसमें 1 लाख भी ले लें तो $5 अरब साल के इकट्ठे हम कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये बताएं मलिक बुस्तान साहब, क्योंकि जो भी हुकूमत एक तरफ कोशिशें कर रही होती है, एक तरफ IMF की खबरें आ रही होती हैं, लेकिन साथ साथ कुछ लोग ऐसे एक्टिव होते हैं जो नेगेटिव न्यूज़ की बुनियाद के ऊपर इस तरह की खबरें फैला देते हैं कि 300 का हो जाएगा, 305 का हो जाएगा। अभी भी हालिया दिनों एकदम ये उड़ गई मार्केट में, हमने सुना कि जी IMF कह रहा है कि प्रोजेक्शन 305 रुपये की है और इस बुनियाद के ऊपर एंटिसिपेट करके लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, जो इत्तलात हम तक आई। आप समझते हैं कि ये भी इम्पैक्ट पड़ा और पड़ रहा है जब कहा जाए किसी इदारे से छोड़ के कि इसके प्रोजेक्शन कर दी 305 की तो आप खरीदना शुरू कर दो, क्या इसका इम्पैक्ट आया, हिट हुआ इसकी वजह से भी? कुछ दिनों में जो हमने देखा था गिरावट आई थी, ये वजह थी क्या? देखो, ये स्पेकुलेटर होते हैं या एंटी स्टेट एंटी लोग होते हैं जो अफवाहें फैला के लोगों को बदल करते हैं और पैनिक बाइंग करवाना शुरू कर देते हैं। हकीकत से इसका कोई भी दूर के भी वास्ते नहीं। IMF ने कभी नहीं कहा कि रेट ये करें, उन्होंने तो कहते हैं डिमांड और सप्लाई। और अभी उन्होंने एक नई शर्त रखी है कि फ्री मार्केट का और आपका फ़र्क 1 से 1.25% होना चाहिए। उन्होंने यही नहीं कहा, उन्होंने रेट का तो दिया ही नहीं है। अच्छा। और बाकी जो है अगर इनकी बात मानी जाए, जो जैली तजदिया नगार हैं, जैली पेशन गोइयाँ करते रहते हैं, पाकिस्तान को हमेशा बुरी नाउमीदी की खबरें देते हैं, उनके लिए ये तो जब कह रहे थे डॉलर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा फलाने महीने का और पाकिस्तान 400 रुपये का रुपया होगा, कोई कह रहा था 500 होगा, तो वही डॉलर 270 में भी गया। आपने देखा ईद पे, ईद की छुट्टियाँ आई और उसके बाद 270 से ये जो हुकूमत ने अभी बजट में 209 का अपना तखमीना लगाया कि हम इस हिसाब से अपना बजट मखसूस करेंगे जो पेमेंटें बाहर की करनी है $24,000। तो वो इस बुनियाद पे और दूसरा IMF का एक छोड़ा गया सोचा गया वो, तो उन्होंने कहा कि 305 तक जाएगा अगले
फिस्कल ईयर में, और इस तरह कोई अमेरिका किसी बैंक ने कहा, तो ये पैनिक बाइंग होती है। इससे मैं समझता हूँ कोई हकीकत का दूर का वास्ता नहीं होता। अभी देखो डॉलर अगर बढ़ना होता था आज गिरा क्यों? जो डिमांड सप्लाई में, क्योंकि हुकूमत ने अभी IMF से ये वादा किया था कि जितने भी 6000 कंटेनर है उनको भी हम डॉलर देंगे इंटरबैंक से, और जो लोग गैर एलानिया पाबंदी है पिछले 1-1.5 साल से जो इंपोर्ट नहीं हो रही थी लग्जरी आइटम की, उस पर भी पाबंदी हटा दी। और गवर्नमेंट ने और स्टेट बैंक ने बैंकों को कहा कि जितने आपके पास डॉलर हैं वो आप सेल करें, LCयाँ खोलें लोगों की। तो LCयाँ खुली हैं, डिमांड आई है, जो ही डिमांड खत्म होगी उसके बाद देखें डॉलर दोबारा 270 और 250 तक जा सकता है, इसमें कोई शक वाली बात अच्छा, नहीं। LCयाँ खुलना शुरू हो गई हैं, फुली मतलब ऑपरेशन हो चुका है मामला, या अभी भी कोई कदगने हैं? क्योंकि कुछ चेंबर कॉमर्स के लोग कह रहे थे कि नहीं अभी भी मसाइल हैं LC खुलने में। अब खुल रही हैं LCयाँ मलिक हुसैन साहब? अभी जी बिल्कुल खोल रही है। उसका मसला ये हुआ है कि लोगों को इसकी ज़्यादा क्यों LCयों को पता ही नहीं LC होती क्या है। सही। जिन बैंकों को हुकूमत ने पहले ये था कि वो LC खोलते थे बगैर बाइंग के, ओपन LC उसको कहा जाता है, तो अब उन्होंने कहा जी नहीं पहले आप डॉलर खरीदें फिर LC खोलें, ऐसे बगैर ये तो सट्टेबाजी हो जाती है। और इसी वजह से हुकूमत ने पिछले 5 साल में 9 अरब डॉलर बैंकों को अपने रिजर्व में से दिए हैं। वो ब्लैकमेल करते हैं, अब चादर देख के पाँव फैलाएं, जिसके पास जितने एक्सपोर्टर सेल है या वर्कर एविडेंस की सेल है या कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई आई है तो वो उसके मुताबिक अपनी LC खोले। तो अगर किसी बैंक के पास फ़र्ज़ की 5 मिलियन डॉलर की सिलेंडर होते हैं तो 5 मिलियन के LC वो खोल सकता है, अगर वो 10 मिलियन की नहीं खोल सकता। पहले 5 मिलियन सिलेंडर होते थे तो 10 मिलियन के LC खोल लेता था, और 3 महीने के बाद पता चलता था कि जिन्होंने 2 अरब डॉलर फालतू खोल लिए। ये जो 6-7 हज़ार कंटेनर आए थे ये भी तो ऐसे आए थे, बगैर LC के आए थे, और आप पूरा मतलब पाकिस्तान की मैशत को यरगमाल बना लिया। आज पाकिस्तान इस हाल में थे ये 6-7 हज़ार कंटेनरों की वजह से, जो कि बगैर LC को मंगाए गए थे। ये तो छुरा घोंपने वाली बात है। तो इसमें मैं समझता हूँ असूली तौर पर तो ये सारा फ्रीज करके इनको नीलाम कर देने चाहिए थे, ताकि अंदर किसी को सबक हासिल होता है, इस तरह पाकिस्तान की मैशत को तबाह ना करते। तो आपने जो बात की कि अब आपकी मीटिंग है इसहाक डार साहब के साथ डायमंड कार्ड के हवाले से, जैसे रेमिटेंसेस को आप कहते हैं कि एक बूस्ट मिलेगा, मैं डॉक्टर फरोज अली साहब आपकी भी राय जानना चाहूंगा इसके ऊपर, क्योंकि हमें इन्फ्लोज तो आ रहे हैं। ये डायमंड कार्ड, ये जो इस वक्त जो कॉन्सेप्ट है या आइडिया है या इनिशिएटिव है, आपको कितना इसका एज एन इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट आता हुआ नजर आता है इन द नियर फ्यूचर अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो? डॉक्टर साहब ये 2 या 3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि 8 अरब इंसानियत रहती है दुनिया में, किसी को ये नहीं पता कि रुपया और डॉलर का फ्यूचर रेट क्या होने वाला है। सही, ये मार्केट को नहीं मालूम है 70 का होना है या तो ऊपर जाना। दूसरा इशू ये है कि डॉलर के हवाले से हमें जो बीमारी है वो सीरियसली कैंसर की किस्म की बीमारी, जिसका मतलब ये है कि आप 70-71 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं, 30-31 अरब से एक्सपोर्ट ऊपर नहीं जाती। अब इसका इलाज अगर आप एस्पिरिन से करना चाहते हैं, अगर ड्रामे से करना चाहते हैं कि डायमंड कार्ड निकलेगा और उससे हमारी बीमारी का हल निकल आएगा, बीमारी का इलाज निकल आएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं। अगर बीमारी की अलामात को दबाने की कोशिश हो रही है तो वो शायद ये कोशिश जरूर हो सकती है कि डायमंड कार्ड आ जाएगा और ये हो जाएगा और हम डॉलर बाहर ले जाएंगे और डॉलर बाहर से ले आएंगे। ये सब बीमारी की अलामात को टेम्परेरी तरीके से दबा जरूर सकती हैं, लेकिन बीमारी का इलाज नहीं। देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि बहरान जो है वो सिर्फ मुलतवी हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ। जो डिफॉल्ट का खतरा था अब नहीं हुआ। मैं महसूस ये कर रहा हूं कि जो फैसला साज शख्सियात हैं वो जो गहराई है हमारे बहरान की, जो गहराई है हमारी मईशत की, वो शायद उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हम इतनी सियासत के ऊपर फोकस करते हैं। ये मामला बहुत सीरियस है और ये शायद हमारा आखिरी चांस हो कि हमने जो इमरजेंसी वार्ड है IMF का, वहां से कैसे निकलना है। देखिए, 76 साल हमारी उम्र है और 23 दफा हम IMF के इमरजेंसी वार्ड में जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये मरीज जो है ये हर 3 साल के बाद इमरजेंसी वार्ड में चला जाता है, और अगर कोई मरीज हर 3 साल के बाद इमरजेंसी वार्ड में जा रहा है तो यकीन कीजिए कि बहुत खतरनाक हालात है और खतरनाक हालात है। लेकिन अभी भी आप कह रहे हैं कि संजीदगी नजर आ रही है आपको, या एक इज्तिमाई सोच या ये ख्वाहिश नजर आ रही है कि हम इस्लाहात भी करें? अभी तो ये सब कह रहे हैं कि IMF प्रोग्राम बस ये हमारी तरजीह है, क्या इस्लाहात भी हैं तरजीह हमारी? देखिए, IMF की 80 साल तारीख इस चीज की गवाह है
कि वो महज एक इमरजेंसी वार्ड है। वहां पे आप जाते हैं, वो आपकी मरहम पट्टी होती है और उनकी कोशिश होती है कि आप इमरजेंसी वार्ड से निकल जाएं। IMF के चार्टर में ये नहीं है कि उन्होंने किसी मुल्क को एथलीट बनाना है। ये हमारी अपनी जो सियासी लीडरशिप है, सियासी क़यादत है, माशी क़यादत है, उसने पाकिस्तान के माशी प्रॉब्लम दूर करने हैं, उसने पाकिस्तान को एथलीट बनाना है। ये इमरजेंसी वार्ड से सिर्फ निकल आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। IMF के चार्टर में ये नहीं लिखा हुआ, IMF का ये मैंडेट नहीं है। पिछले 80 साल में IMF के पास कोई एक भी सक्सेस स्टोरी नहीं। एग्जैक्टली। अतीक मीर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा, क्योंकि हमने जो बात की डॉलर की और मैक्रो इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, माइक्रो लेवल के ऊपर आप क्योंकि ताजिर बरादरी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और खासतौर पे उन लोगों हजरात की और उस क्लास की जिसको हम कहते हैं कि जो आपकी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस भी आप कह सकते हैं, मिडिल क्लास भी कह सकते हैं, खरीदार आपके पास आते हैं, परचेसिंग पावर जिनकी होती है। आप क्या देख रहे हैं महंगाई ने जो पिछले 1-1.5 साल में हाल किया है वो, और अभी हालिया जो बिजली कीमतों में इजाफा हुआ है, कितना इम्पैक्ट आया है इसका या आना है इसका? अतीक मीर साहब देखिए, मईशत वो नहीं है जी जिसके आदाद शुमार हुकूमत पेश करती है, और मईशत वो भी नहीं है जो मईशत दान बंद कमरों में बैठ के जिसके आदाद शुमार पेश करते हैं। मईशत वो है जो मैदान में नज़र आती है, जो मार्केटों में देखी जा सकती है। वो तल्ख हकायक हैं। अभी मलिक साहब ने कहा कि गुमान अच्छे रखने चाहिए। तख्ता दार पे खड़ा शख्स क्या गुमान अच्छा रखेगा? उसको तो फांसी हो जाएगी। और फिर ये कर्जे मईशत को बेहतर करेंगे, मुल्क को खुशहाल कर देंगे, या रोल ओवर करके आपको बेहतर देखें। आपको किसी को सजाए मौत 20 तारीख को होनी है तो आपने उसको 25 पे कर दिया तो मर तो उसने फिर भी जाना है। तो ये इस तरह की जो झूठी सियासत के झूठ में जो इसे लपेट कर जो मईशत के आदाद शुमार हुकूमत पेश करती है, उससे कतन मार्केटों की हालत नहीं बदलेगी। इस वक्त सूरत हाल ये है, मार्केटों में एक जमूत तारी है। दिन ब दिन जवाल पजीरी है। अब हर शख्स परेशान है कि आने वाले कल ये जो इनस्टेबिलिटी होती है, जो जैसे ये डॉलर की बात करते हैं, कहाँ डॉलर नीचे आया? अब कभी 2 रुपये बढ़ गया, 2 रुपये घट गया, एक जगह इस्तेकाम तो हो, लगे कि ये तसलसल के साथ इसमें कमी आ रही है। इसी तरह बिजली के बिलों में देखें कौन से लवाजमात हैं जो बिजली के बिल में शामिल नहीं कर दिए गए। कभी ऐसा सुना आपने कि बिजली का बिल मौत का परवाना बन जाए? कभी सुना आपने कि बिजली का बिल खुदकुशी पर आमादा करे, लोगों को हार्ट अटैक हो जाए, लोग भीख मांगे बिजली के बिल हाथ में लेकर? ये मंजर हम देख रहे हैं। ये मार्केटों की सूरत हाल है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये बिजली के बिलों को कहां तक पहुंचाना चाहते हैं। लोग बर्क़ आसमानी से इतना नहीं डरते अब कि इलेक्ट्रिक के बिलों से जितना खौफ आता है। मैं आने वाले वक्त को बहुत हौलनाक देख रहा हूं, इसलिए कि ये जितने भी कर्जे हैं और जितना भी आप इस वक्त ताजिरों से रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें आपने 7,000 अरब से ज्यादा तो सूद देना है। तो सूद देने के बाद ये सारे कर्जे वापस चले जाएंगे। अच्छा, आपने कहा मार्केट में जमूद है, मतलब क्या परचेसिंग पावर या कुव्वत खरीद जैसे हम कहते हैं, वो किधर है? लोगों में है क्या? किचन से निकले तो सही। अच्छा, लोग तो बेसिक नीड्स उनकी पूरी नहीं होती। हफ्तावार महंगाई है। एक हफ्ते अगर वो कोई घर का सौदा खरीदने लोग जाते हैं, अगले हफ्ते उसमें मजीद इजाफा हो चुका होता है। देखिए, जब पूरी मईशत सिफर पे खड़ी है, GDP कहाँ है? अब मफरूजों पर और एक अच्छे गुमान पर तो ये बेहतरी नहीं आ सकती कि आने वाले दिनों में GDP 6% से बढ़ जाएगी। और भाई वो तो तब की बात है, इस वक्त तो सिफर पे खड़े हैं। अब महंगाई क्या कम हो गई? इस वक्त तो महंगाई 50% के करीब पहुंच चुकी है, जो बेसिक नीड्स हम खरीदने जाते हैं। तो ये मार्केट अवाम की हालत ज़ार तो देखें, तिजारत की तबाही तो देखें, आप इंडस्ट्री का हाल तो देखें। इसे कौन तब्दील करेगा? अब डॉलर के कम होने से, ज्यादा होने से ये एक अजीब खेल में उलझा दिया कि IMF से कर्ज मंजूर क्या हुआ, रक्स किए गए, मिठाइयां बांटी गई। भाई कर्ज लेकर तो वो कहते हैं ना कि जो जहर खा के आप मौत के मुंह में गए, वही जहर आप जिंदगी के लिए खा रहे हैं।
उसी सूदी कर्ज ने हमें बर्बाद किया। वही सूदी कर्ज लेकर आप कहते हैं कि हमारी जिंदगी बहाल होगी। अच्छा, बिजली के बिलों पर भी मैं आता हूं अतीम मीर्जा, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। यहाँ पर खासतौर पे पाकिस्तान के हवाले से क्या कोई बेहतरी की उम्मीद हम रख सकते हैं, नहीं रख सकते? इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में बहुत से अहम मामलात पर गुफ्तगू हो रही है। ख़ासतौर पे पाकिस्तानी मईशत एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से, हम एक इकोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से, फिर एक्सचेंज कंपनीज़ क्या देख रही हैं इंटर बैंक और ओपन मार्केट में, इन तमाम हवालों से, तमाम जावियों से आज हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आइंदा कितने चैलेंजेस हैं एक आम आदमी के लिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए, और इस्लाहात का एजेंडा क्या होना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू हो रही है। मुसा साहब, क्योंकि ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात अतीक मीर साहब ने भी की है, और मेरा ख्याल है किसी भी कारोबार, किसी भी शख्स के इस्तेहकाम जो होता है वो इंतहाई ज़रूरी होता है। जिस तरह उन्होंने कहा कि हमें यही नहीं पता चलता कि आज बढ़ रहा है, कभी गिर रहा है, गिरेगा 2 रुपये तो 2 रुपये बढ़ेगा। डॉलर के हवाले से उन्होंने बात की, और यही उन्होंने तकरीबन महंगाई के बारे में बात की। ये इस्तेहकाम कैसे आएगा, कब आएगा? ये बुस्तान साहब, क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें? देखो, सबसे बड़ी जो होती है वो होती है GDP, पैदावार। जी, पैदावार के बगैर कोई मुल्क कहे कि मैं तरक्की करे तो ख्वाब ही है दीवाने का, और तो कुछ नहीं है। वैल्यू एडेड में हम नहीं है, प्रोडक्शन में हम नहीं है, इम्पोर्टेड कंट्री और ट्रेडर कंट्री बन के रह गए। तो ये बिल्कुल बात सही है, डॉक्टर साहब भी सही है, अतीक साहब भी सही कह रहे हैं। तो लेकिन जो बात असल में हकीकत ये है कि हमें कर्जे इतने विरसे में मिले हैं, कर्ज उतारने के लिए अब कर्ज लेना पड़ता है। तो उसके लिए इस वक्त इन वाली बात मैं दोहराऊंगा, जो कहते हैं बंदा तख्तेदार पे हो तो उसके लिए वो क्या मतलब, ये हमें तख्तेदार पे थे और हमें टाइम मिल गया थोड़ा सा। अब इस टाइम में हमें कहा गया कि अगर आपने ये काम कर लिए तो आप फांसी से बच जाओगे। तो हमें ये टाइम मिल गया, तो हमें इस टाइम को अवेल करके अपने पाँव पे खड़ा होना है। और जो हुकूमत में बार बार कह रहा हूँ, हुकूमत ने अच्छे इकदाम किए हैं। पहले जो इकनॉमिक कौंसल बनाई की फैसिलिटेशन की, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें अमल भी शुरू हो गए, 2 मीटिंगें हो भी चुकी हैं, और एक कॉरपोरेट फार्म का खानेवाल में इफ्तिताह भी हो चुका है। तो ये कदम तो बढ़ा दिया गया। अब उसका रिजल्ट क्या आता है, 6 महीने में आपको पता है फसल आपकी रिटर्न देती है। जैसे IT का जो है वो सेमिनार हुआ है, $20 अरब का टारगेट रखा गया है। तो ये बच्चे ये भी 1 महीने में आपको रिजल्ट देता है, फ्रीलांसर आपको 1 दिन में देता है। तो इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ पहली दफ़ा ऐसे हुई जो हुकूमत जाती दफ़ा एक अच्छी रवायत छोड़ के जा रही है, जो कि गड़े फिल करके जा रही है, गड़े खोद के नहीं जा रही। तो ये हमें उम्मीद, इससे अगर हमें बिल्कुल ही नाउम्मीद हो के हाथ पाँव छोड़ के बैठ जाएं और कर्जे पे कर्जे लें और कोई काम ना करें, तो अब पैदावारी अमल शुरू हो चुका है। वैल्यू एडेड में उसमें मादनियात में काम होगा, IT पे काम होगा, लाइफ स्टॉक पे होगा, एग्रीकल्चर पे होगा। चाइना ने कहा जी मैं हर तरह की आपके काश्तकारों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ, अच्छे बीज देने को तैयार हूँ, अच्छी मशीनरी देने के लिए तैयार हूँ, 2 सरमाया देने को तैयार हैं। और इस वक्त 44 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो उस पर हैंड ओवर कर दी गई है और उस पर वर्किंग शुरू है। 95 लाख जो है इस वक्त तकरीबन जो काश्तकार हैं उनके डेटा हासिल कर लिया गया है। इस पर 2000 IT जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं उनको हायर कर दिया गया। 4 कंट्री ने जो अपने एक्सपर्ट है वो भेजने का वादा किया। तो ये सारे अमल हैं, जो इस अमल से अगर अमलमेंट हो गया तो इंशाल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान की पैदावार भी बढ़ेगी, GDP भी बढ़ेगा और पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल होगा इंशाल्लाह। जो इस्तेहकाम की बात हो रही है ये आ सकती है, लेकिन फिर ये जो आप इसी का इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर आप कहते हैं कि हम इंटर बैंक ओपन मार्केट में भी इस्तेहकाम नसीब हो सकेगा, वरना कोई सूरत नजर नहीं आती। ये तो बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, मतलब हम ये नहीं उम्मीद रख सकते कि बहुत जल्द हम तवक्को रखें कि हाँ क्या अब हम एक इस्तेहकाम के रस्ते या पटरी पर कम से कम चढ़ चुके हैं कि हाँ जी अब हमें श्योरिटी है कि क्या रहेगा इंटर बैंक रेट, क्या रहेगा ओपन मार्केट रेट। आपकी मार्केट के हवाले से अगर बात देखो चढ़ चुके हैं बिल्कुल। जो मैंने देखो फसल 3 महीने में और 6 महीने में होती है जी। और IT जो है फ्रीलांसर है तो दूसरे दिन भी आपके पास डालर आने शुरू हो जाते हैं। अगर ये सारी ऐसी चीज़ें जो कि अमल शुरू हो चुका है, स्किल्ड लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। पाकिस्तान, जापान में ज़रूरत है, पूरे यूरोप में ज़रूरत, ड्राइवरों तक की ज़रूरत पड़ रही है इस वक्त, और IT एक्सपर्ट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। इंडिया तक जो इतना बड़ा IT का एक्सपर्ट है उसको IT के एक्सपर्ट की ज़रूरत है। पाकिस्तान को खुद 1 लाख IT वर्कर की ज़रूरत है। हमारे पास जो है जो IT का काम इतने ज़्यादा बढ़ चुका है, हमारी तमाम इंडस्ट्री सारी IT में कन्वर्ट होने
होने जा रही है। तो हमें इसको स्किल करके लोगों को इस काबिल बनाना है कि वो ताकि अपने मुल्क में भी काम करें और बाहर भी जाके काम करें और 1 महीने में उनको तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो जो डॉक्टर साहब ने बजाय एक्सपोर्ट के, वाकई ये हकीकत है कि एक्सपोर्ट के बगैर आप किसी तरह भी अपनी इंपोर्ट पे अगर काबू नहीं करते, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाते तो कर्जे ही हैं, उस कर्जे को तो ज़ाहिर डूब मरने का मकाम होता है जो हमारे लिए इस वक्त आया पड़ा है। लेकिन आपके साथ जो अतीक मीर साहब, अभी हम जो कह रहे थे, अतीक मीर साहब जितना लंबा रास्ता मलिक बुरसान साहब ये जो बता रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं कि इक़दाम हैं, मुस्बत इम्पैक्ट आता है, वक्त लगता है, इस्तेहकाम भी आएगा, लेकिन आपके बिजली के बिल आप तो कह रहे हैं मौत का परवाना बन चुके हैं। तो आप इतना सब्र, इतनी इस्तात है आप जो हमारी जो ये इस मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के अंदर के वो बर्दाश्त कर सके या इतने साल और रुक सके ये इस्तेहकाम देखने के लिए? देखिए बिल्कुल भी नहीं, इसलिए कि इस वक्त एक ऑक्सीजन पे है, पूरी मैशत ऑक्सीजन पर। अब एक सोचना कि आने वाला कल बेहतर होगा, हमने फला इंजेक्शन लगा दिया है उससे तबीयत मरीज की बेहतर हो जाएगी, कतन ऐसा नहीं है। देखिए माजरत के साथ सैफान भाई, 1.25 साल से हम ऐसी खुशकुल कहानियां सुन रहे हैं, ऐसा लगता है ये हुकूमत तो फिक्शन पे ईमान रखती है। जितनी बातें इस हुकूमत ने की हैं, मुझे कोई एक नुक्ता बता दें जो पूरा हुआ हो। कर्ज आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मैं IMF की आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा, मैं फलां मुल्क से इतना पैसा ले आऊंगा, मैं भीख मांग, मैं हैरान हूं। एक हमारा एक सारी दुनिया में एक तस्वुर बन गया है कि आपने कशकोल क्या उठाया, आज घर घर कशकोल उठाया जा रहा है। कभी मैंने जिस तरह आपसे कहा कि इतना मदद मांगने वाले जो पिछले 1.25 साल में पैदा हुए, मैंने तो अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी तादाद। आप अपने कारोबार के बारे में बताएं अतीक मीर साहब, क्योंकि आप जैसा मैंने कहा रिटेल को आप यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो क्या दुकानें बंद हो रही हैं? क्योंकि क्या धड़ कारोबार होना ही समझें आप। अच्छा, देखिए जब एक कारोबारी अखराजात पूरे नहीं होंगे, बिजली का बिल देना भारी हो जाएगा, किराया देना मुश्किल है, मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं निकल रही, यहाँ तक कि नए लोग जो एक आप मुलाजमत के लिए कोई बात करें तो 200 आदमी दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। तो ये मुल्क जिस जगह खड़ा है वो हालत तो देखें, यहाँ से कैसे बाहर आएगा, इस दलदल से कैसे निकलेगा, इसका कोई हल नहीं है। आने वाला कल अच्छा होगा, ये तो हम कई दिहाइयों से सुन रहे हैं कि आने वाला कल अच्छा होगा, लेकिन अच्छा तो आज तक नहीं आया। आज देखें, मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क की ताजिर बरादरी सख्त तरीन इस वक्त ये एक गुस्से में है, बुरान में है और एक तशवीश रखती है, एहतजाज के दरवाजे पे खड़ी है। अब इसके अलावा कुछ तो यही बात अगर फेडरेशन से बात हो रही थी, उसने सदर जो उनके थे तो वो भी यही कह रहे थे एहतजाज की बात। फरोख सलीम साहब, तो खासतौर पर बिजली के बिलों का बार बार तस्करा हो रहा है, मौत के परवानों से इसको मुमासलत, इसकी तशबीह दी जा रही है, तो ये बिल आखिर एक बड़ा मसला बन चुका है सामने। आप हम यूँ भी कहें कि आगे जाकर हालात अच्छे हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट काउंसिल या दीगर मामलात, अभी गवर्नमेंट क्या कर सकती है फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ, या कम से कम IMF हमें कितनी गुंजाइश दे सकता है? या IMF की वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? फरोख सलीम साहब, सवाल मुझसे है। जी जी सर। जी देखिए, एक मैं बहुत ही बुनियादी किस्म का जो मैथ है वो आपके सामने रख देता हूँ जी। आपके घर में बिल आएगा 40 रुपए फी यूनिट या 45 रुपए फी यूनिट, उसका जो ब्रेक डाउन है उसमें जो एनर्जी कॉस्ट है, जो तवानाई की कीमत है, वो सिर्फ 6.5 रुपए है। आप अंदाजा कीजिए, वो जो 40-45 रुपए फी यूनिट का बिल है उसमें जो एनर्जी की कॉस्ट है वो सिर्फ 6.5 रुपए है। बाकी 14 रुपए जो है वो कैपेसिटी पेमेंट की मद में है, और कोई 23-24 रुपए जो है वो जो कहते हैं T&D, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या उसको चोरी कह लें। अब 2008 में हमारा जो गर्दिशी कर्जा था वो कोई 100 अरब के करीब था, आज वो 2600 अरब पे निकल गया। अब 2008 और आज के दरमियान में जितनी हुकूमतें आई हैं वो सारी की सारी बिजली के शोबे में फेल हुई। देखिए, IMF इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो, बिजली के शोबे में चोरी रोकना हमारा फर्ज है। IMF हमें ये कहे या ना कहे, जो बजट का खसारा है 7-8 हज़ार अरब का, उसको कम करना, उसको खत्म करना हमारा वैसे ही हमारे मफाद में है। तो IMF का रोल नहीं है यहाँ पे। IMF को हम एक कुर्बानी का बकरा, हमारी हुकूमतें जो हैं वो कुर्बानी का बकरा बना लेती हैं कि जी हमने 7.5 रुपए फी यूनिट बढ़ा दिया, IMF ने हमें कहा था। मैं हुकूमत को चैलेंज करता हूं कि मुझे IMF के दरमियान जो हुकूमत का मुआहदा है
उसमें कहीं लिखा हुआ दिखा दें कि IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को या वजारत खजाना को ये कहा हो कि आप बिजली का रेट बढ़ा दें। वो ये कहते हैं कि आपका 500 550 अरब का नुकसान है, चोरी है, उसको आप रोकें। जब हुकूमत से चोरी नहीं रुकती तो फिर उसको टैरिफ बढ़ाना पड़ जाता है। तो एक तो ये समझ लें कि IMF हुकूमत की नजर में कुर्बानी का बकरा है। जो उनकी अपनी गलतियां हैं, जो उनकी अपनी कोताहियां हैं, वो हमने IMF के ऊपर डालनी। और 45 रुपए फी यूनिट का जो बिजली का बिल है उसमें 6.5 रुपए ये हुकूमत हमें खुद से बताती है। देखिए इस वक्त तो 26 करोड़ पाकिस्तानियों का जो असल मसला है वो ये है कि आटे की कीमत में हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले एक साल में 127% इजाफा हुआ है। जो गैस की कीमत है उसमें 108% इजाफा हुआ है। चाय की कीमत में 100% इजाफा हुआ है। और दुनिया में क्या हो रहा है सैफान साहब जी, दुनिया में जो गंदम की कीमत है जो $800 का बैरल बुशल था वो 600 पे आ गया। कोयले की कीमत जो $450 टन थी वो आज $130 फी टन है। गैस की कीमत में तकरीबन 70% कमी हुई है। दुनिया में कमी हो रही है हर चीज में। हम कोयले से बिजली बनाते हैं, हमारे पास कोयले के बिजली के प्लांट है, हम अपनी कीमत बढ़ाए चले जा रहे हैं। बांग्लादेश में महंगाई की शरह 9% है, इंडिया में महंगाई की शरह 5% है, हमारे यहाँ 30% क्यों है? देखिए ये गौर तरफ लोग हैं, ये असल प्रॉब्लम है ऑन द ग्राउंड। जमीनी हकीकत ये है। ये ड्यू टू मिसमैनेजमेंट है, ड्यू टू करप्शन है, या हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, नेग्लिजेंस है, व्हाट इज दिस? क्यों है ये, क्यों डिफरेंस है जब आप कह रहे हैं कि आलमी सतह पर नहीं है और हम लोग मुतासिर हो रहे हैं, और जबकि हम तसव्वुर तो हमारा ये है कि हम बड़े रिसोर्स रिच कंट्री हैं, बहुत कुछ है हमारे पास, हम दुनिया को दे सकते हैं बहुत कुछ। जी दो बातें की आपने, पहली बात या दूसरी बात जो आपने की, मैं यकीन जानिए पाकिस्तान के प्रॉब्लम माशी नहीं है, पाकिस्तान के प्रॉब्लम सियासी है। वो जो मादनियात का आपने जिक्र किया, मैं आपको 23 ऐसे नेचुरल मिनरल्स गिनवा सकता हूं जिनके प्रूवन रिजर्व जो है वो कोई $6 ट्रिलियन पे जाते हैं। अच्छा, एक पेट्रोटेक को पकड़ लीजिए, लेकिन उसका हमने हाल क्या कर दिया। देखिए मामला सियासी है, मामला माशी नहीं है। मामला ये है कि हम माशी फैसले करते हैं सियासी एजेंडे की बुनियाद के ऊपर, और उसके नतीजे में बहुत बड़ी माशी कीमत चुकाना पड़ती है पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान में रहने वालों को। देखिए ये जो 130-135 अरब डॉलर का हमारे ऊपर कर्जा है, इसकी वापसी, इसकी इंटरेस्ट सर्विसिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान के लिए। देखिए 350-400 अरब डॉलर की ये इकोनॉमी है। वापस दुनिया में जो मुल्क कर्जा लेता है वो वापस नहीं करता है, कोई भी मुल्क वापस नहीं करता है, उसको रीफाइनेंस करता है। हमारा इशू ये आ रहा है कि हम रीफाइनेंस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो एक बात है, मैं इस पे दोबारा आने से कबल और इस्लाहात पर डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने सियासत का जिक्र किया है, तो ये बताएं कि फिर क्या ऐसी सूरत हाल में मजीद सियासत, यानी इलेक्शन कैंपेन्स, फिर उसके बाद वोटिंग, जो आईनी हमारा इस पर रिक्वायरमेंट है और हमें करना है इन द नेक्स्ट 90 डेज और 60 डेज जो भी सामने सूरत हाल है, तो ये इसका मईशत पर फिर क्या असर है इस वक्त? फिरोज साहब आप कह रहे हैं क्योंकि सियासत ने बिगाड़ा है सब कुछ। देखिए अगले 3 से 9 महीने बहुत बड़ा इम्तिहान है। जो भी हुकूमत होगी, चाहे वो बुरी हुकूमत हो, चाहे वो इलेक्शन के बाद मुंतखब हुकूमत हो, हमने पिछले 76 सालों में जितने IMF के प्रोग्राम लिए हैं सारे के सारे नामुकम्मल रहे हैं, सिवाय एक के, और वो भी कोई 1 दर्जन वेवर्स के बाद। तो या तो हम यहाँ पे सियासत और मईशत के दरमियान एक जंग हो रही, और मेरा तजुर्बा ये रहा है कि सियासत जीतती है और मईशत हार जाती है। इस दफा हमने ये देखना है कि अब जो जंग सियासत और मईशत के दरमियान है, इसमें सियासत ने दोबारा जीतना है या मईशत ने जीतना है। अगर सियासत जीतती है तो फिर चंद खानदान है, और अगर मईशत जीतती है तो फिर वो 3.5 करोड़ पाकिस्तानी खानदान है जो जीतेंगे। सही, तो अगर इलेक्शंस, मतलब आपके नजदीक, अगर मैं आसान अल्फाज में पूछना चाहूँ, सियासत, मईशत, इलेक्शंस, यस इलेक्शंस, नो इलेक्शंस, फरूख साहब, फॉर बीइंग अ डॉक्टर ऑफ इकोनॉमी बताइएगा सर प्लीज, क्या प्रिस्क्रिप्शन है आपकी? सलमान साहब, तारीख आपके सामने है। पिछले 48 सालों में 11 इलेक्शन हमने करवाए,
उन इलेक्शंस के नताइज आपके सामने हैं। जो वोट डालने जाता है उसके हालात परमानेंटली डाउन जा रहे हैं, उसके हालात खराब हो रहे हैं। जो इलेक्ट होके आता है, मुंतखब होके आता है, उसके हालात बेहतर से बेहतरीन होते जाते हैं। अब अगर उन्हीं बुनियादों के ऊपर आपने 12वां इलेक्शन करवाना है, तो आइंस्टाइन, आपको याद है, वो ये कहा करता था कि पागलपन की एक निशानी है, और वो निशानी ये है कि आप एक ही तजुर्बे को दोहराते चले जाएं और इस तवक्को से बैठे कि नताइज मुख्तलिफ निकलें। सही, तो ये आपका जवाब है। मैं मलिक बोस्तान साहब, आपका ये सियासत वर्सेस मईशत जो फरूख साहब ने बड़ी बात की इंपॉर्टेंट, इस पर आपकी राय भी जानना चाहूंगा। दूसरा, ये 244 की जो फिगर है जो अक्सर ब्लूमबर्ग को फाइनेंस मिनिस्टर कोट करते हैं, इज इट अचीवेबल मलिक बोस्तान साहब, या ये बहुत अनरियलिस्टिक हो गया? अब क्या आपको लगता है ये रियलिस्टिक है, अचीवेबल है? क्या लगता है आपको बोस्तान साहब प्लीज? देखो, हमें रीजन को देखना होता है जी। इंडिया का रुपया जो है वो 82 है, बांग्लादेश का 95 है, अफगानिस्तान जिसपे इकनॉमिक सेंक्शन है उसका 86 क्यों है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये उसका क्यों है भाई, हमारा क्यों नहीं हो सकता? बड़ा स्वारस का कोई जवाब नहीं देता, बस सब यही जवाब देते हैं नहीं जी हमारा रुपया है तो गिरने ही गिरना है, इसने डॉलर में बढ़ना है। जब हमारे माशदान सब यही कहेंगे तो हम क्या कहें? उनकी अकल पे मातम ही कहा जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो है अपने बहुत सी चीज़ें कवर कर सकते हैं और हमारी मिस मैनेजमेंट है। फॉरेन एक्सचेंज की तो कमी है ही नहीं पाकिस्तान में। आप देखें पिछले 30 साल में 180 अरब डॉलर पाकिस्तानी बैंकों से गैर मुल्की बैंकों में, ये मैं रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, और सिर्फ कर्जे 130 अरब डॉलर होंगे, 50 अरब डॉलर फिर भी फालतू गए हैं। तो ये तो वो है जो ऑफिशियल हैं, जो अनऑफिशियली गए हैं हुंडिया वाले, उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं किसी के पास, वो तो आप सिर्फ प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं। तो अरबों डॉलर पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा है, कोई पैसे की कमी नहीं है। उसी पैसे को इसीलिए टारगेट करते हैं कि उन्हें हम इतमाद दें, इतमाद की कमी है। और उनके साथ जो है अदारे जो हैं FBR ख़ास तौर, FIA ख़ास तौर पर, इनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये आपको पता है ये पिछले दिनों इन्होंने पाकिस्तानी बैंकों में कुछ 7 अरब डॉलर पड़े थे पाकिस्तानी, जिन्होंने मार्केट से ख़रीद के अपने बैंकों में रखे, उन्हें इन्होंने बुला लिया, ये डॉलर आपने क्यों लिए, कहाँ से लिए? भाई जब उन्होंने ऑफिशियल चैनल से लिए, आप कौन होते हैं पूछने वाले? ये तो स्टेट बैंक का काम है या FMU का काम है। आप खाम लोगों को डराया, वो क्या नतीजा, वो सारे डॉलर बाहर ले गए और रोशन डिजिटल के जरिए फिर वापस चले। अब आपको वो पहले आपको 2% डॉलर पे इंटरेस्ट देना तो पड़ता है, अब आप उनको 9% दे रहे हैं इस वक्त। वही डॉलर हैं घूम के फिर वापस आगे उन्होंने बैंकों को कर दिए। तो एतमाद की कमी है, इज्जत की कमी है, वकार की कमी है। फ्री मार्केट को आप डंडे से जोर पे नहीं कंट्रोल कर सकते। फ्री एंड दे तो ऑटोमेटिकली आपका मसले हल हो जाएंगे और जो भी जितनी भी चोर बाजारी है, ब्लैक मार्केट है, हवाला मार्केट है, खुद ही खत्म हो जाए। अच्छा बोस्तान साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो हमने देखा था एक साबका हुकूमत के दौर में, हुकूमत में जब शरह सूद बढ़ी थी तो हॉट मनी आया था पाकिस्तान में, डॉलर्स आए थे, इनफ्लोज आए थे। इस दफा शरह सूद बढ़कर इतना 22-23% पे चला गया, लेकिन ये हॉट मनी पाकिस्तान में नहीं आया। इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं आया इस दफा? इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे भी शॉर्ट मनी नहीं आया, हॉट मनी नहीं आया। देखो वो हॉट मनी हालांकि 2 साल के एग्रीमेंट में है, लेकिन 3 महीने में कोरोना आया, वो लोगों ने वापस ले लिया। उल्टा में वो वापस हो गया जी, सही, उल्टा में उसका नुकसान हुआ। तो अब पाकिस्तान की जब डडोरा पीटा जा रहा है, डिफॉल्ट करने वाला है, अभी भी उससे भी लोग हमारे बाद नहीं आ रहे, डिफॉल्ट की खबरें अभी भी मुसलसल कर रहे हैं। क्यों बाहर का इन्वेस्टर क्यों आएगा भाई? पाकिस्तानी इन्वेस्टर बाहर लेके, अब एक जंग की कॉलम छपे है पीछे कि 7,000 अरब पाकिस्तानी अपना रुपया बाहर ले गए हैं, 26 अरब डॉलर बनते हैं उसके। तो ये पाकिस्तानियों के बाहर देखो ना, 6 अरब डॉलर की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, वो तकरीबन 1 अरब डॉलर से भी कम होगी साल की। तो ये तो हाल है हमारा। तो ये हमें क्रेडिबिलिटी अपनी हमारा जो यूरो बॉन्ड था, डॉलर बॉन्ड था, इस डंडोरे की वजजह से 50% उसकी कीमत गिरी। अब जाके जब ये IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया, रुपया मुस्ताकम हो गया, 320 से कम हो गया, अल्लाह का शुक्र है 290 पे आ गया, तो अब उसकी वैल्यू दोबारा 0.86 हो गया। अभी भी हालांकि 1 से कम है, लेकिन इतमाद बहाल होने से ये फ़ायदा हुआ है। तो हमें हमारी रेपुटेशन इतनी ख़राब है, ना कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, ना कोई कर्जा देने को तैयार है, और ना हॉट मनी आया। ना हॉट मनी क्यों आएगा भाई? जब हमारे लोग नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाहर वाले क्यों करेंगे? ये तो उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। हमें सबसे पहले अपने लोगों को इज्जत देनी होगी, जो बिलियन ऑफ डॉलर लोगों के बाहर पड़े हैं, उन्हें बाहर वालों के तो आप गोडे चूमते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने की रेपुटेशन की, लेकिन मुझे बताएं आज खबर ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है उसको FBR ने अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, 53 अकाउंट्स उसके, क्योंकि वो टैक्स नहीं दे सका, टैक्स नादहिंदा हो गया। तकरीबन 4 अरब रुपए का टैक्स है, 2 अरब से ज्यादा का टैक्स है। अब ऐसी सूरत में हम कह रहे हैं कि हम एक इन्वेस्टमेंट काउंसिल बना के इन्वेस्टमेंट जनरेट करेंगे, हमारी उम्मीदें उसके साथ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये रेपुटेशन डैमेज करने के लिए ऐसी खबरें भी बहुत अहम होती हैं कि आपका एक कौमी एयरलाइन है और उसके अकाउंट फ्रीज हो गए, वो फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं कर पा रहा? मलिक बोस्तान साहब,
देखो ये तो हमारी, मैं समझो खबर बनाने के लिए हमें लोग ऐसी खबरें जो होती है अलग मीडिया में आनी नहीं चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होता। हमारे कभी कहते हैं कि हमारे लाइसेंस जाली हैं, कोई सरवर साहब ने जैसे बयान दिया हमारी तो दुनिया भर की फ़्लाइटें बंद हो गई, पाकिस्तान का बिज़नेस ही डाउन कर दिया। और PIA का भी यही हाल है, वो मुसलसल खसारे में जा रही है और लोग पीट रहे हैं कि इनमें से ओवर एम्प्लॉय जो है इनको निकालें, किसी और महकमे में ले जाएँ। हमारे दुनिया भर में एक जहाज़ के लिए 9 आदमी हैं, हमारे एक जहाज़ के लिए 250 बंदा है, तो वो कहाँ से पूरे करेंगे? इतने जहाज़ नहीं, जहाज़ आपके ग्राउंड होते जा रहे हैं, बाहर की इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद होती जा रही हैं, तो उसने आखिर इसी हाल में जाने डुबोने ही, उसको बेहतर है इसको प्राइवेटाइज कर दें। खाम खा के हाथी पाला हुआ है जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहा है, तो इसका यही हाल है कि प्राइवेटाइज के अमल को तेज़ किया जाए। अच्छा, और सियासत और मईशत पे अतीम साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे कि जो डॉक्टर फरोज साहब ने बात की थी, सियासत वर्सेस मईशत जो चल रही है, जंग जिसकी वो निशानदेही कर रहे थे। देखिए इस हुकूमत का जो इब्तिदाई बयानिया था कि हम तो महंगाई खत्म करने आए हैं। अतीम साहब ये बताएं, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं, ये अब सियासी बात भी हो रही है, लेकिन ये क्योंकि हुकूमत बार बार ये नहीं बल्कि साबका हुकूमत भी कहती रही कि रिटेल सेक्टर जो है उसको हम टैक्स नेट में नहीं ला सकते। कल भी ये फिगर सामने आए और FBR ने कहा कि सिर्फ 0.5% ऐसे एडवांस टैक्स होता है सेल, जो उनकी सेल्स पे रिटेलर्स के, जिसकी कुल जो इनकम जो पूल में बनती है वो 15.6 अरब रुपए बनती है। अगर टोटल साइज होलसेलर और रिटेलर का देखा जाए इकोनॉमी में तो 19% है, लेकिन इनकम टैक्स में उनका जो टोटल शेयर है वो 0.4% है। और सैलरीड क्लास आपसे बहुत आगे है। इसी तरह एक्सपोर्टर्स तकरीबन 75 अरब की उनकी तरफ से इनकम जो जनरेट होती है, इनकम टैक्स जनरेट होता है। तो क्या वजह है कि कोई भी सियासी हुकूमत रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट पे नहीं ला सकी? अतीम साहब, वजह क्या है इसकी? उसकी वजह है कि हुकूमत अपने आदाद शुमार बनाती है कि फलां सेक्टर में, फलां शोबे में 30% टैक्स होगा, 40% टैक्स होगा, अपने ही आदाद शुमार से वो टैक्स लेते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि एक माल्टे में कितना जूस निकल सकता है उसके हिसाब से ही टैक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, हिस्सा बाकदर जुस्सा नहीं है। जब हुकूमत अपनी पॉलिसियों से एक टैक्स लाएगी, स्टेक होल्डर से कभी भी मुशावरत नहीं करेगी, तो यकीनन लोग नेट में थे, बाहर आए। एक ऐसा भी साल गुजरा कि 6-7 लाख टैक्स द इंतकान उस सिस्टम से बाहर आ गए। तो जब आप वही बात है कि एक पॉलिसी मुस्तहकम नहीं होगी, एक साल आप एक पॉलिसी लाते हो, अगले साल उसमें तरामीम करते हो, उसकी शरई टैक्सों की बढ़ा दोगे, तो फिर कैसे को रुकेगा? ये सबब है। वरना मैं कराची की बात करता हूँ, जितना कराची में टैक्स कल्चर है जी, सारे मुल्क में सेल्स टैक्स वगैरह कलेक्शन है, लेकिन ये इनकम टैक्स की स्पेसिफिकली बात हुई है कि सैलरी क्लास ने 264 अरब रुपए दिया, लेकिन रिटेल ने 15 अरब रुपए इनकम टैक्स दिया। तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है। लेकिन वो देखे ना, तमाम रिटेल सेक्टर वजन जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स पे पड़ गया 80% से ज्यादा। हम ही लोग ही तो देते हैं वो टैक्स, हम हर शय की खरीदारी में देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। अच्छा, ये फरोज साहब सवाल था हॉट मनी वाला, इस पर आपने काफी लिखा भी, बोला भी था उस जमाने में, ये इतने हाई शेयर सूद इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी हॉट मनी क्यों नहीं आया? फरोज साहब देखिए, जो आलमी दुनिया है जहाँ पे पाकिस्तान के बॉन्ड्स ट्रेड हो रहे हैं, अगर हमारा बॉन्ड चला जाता है 50% रिटर्न पे, अगर हमारा बॉन्ड चला जाता है 100% रिटर्न पे, तो फिर वो 22% रिटर्न लेने के लिए वो पाकिस्तान में क्यों आए? जो हमारा डॉलर बॉन्ड है एट वन पॉइंट इन टाइम, उस पे 100% रिटर्न आ रहा था। तो जो आलमी दुनिया है, जो आलमी सरमायाकार है, जो आलमी पैसा है, वो ये सब चीजें सोच समझ के करता है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो असल मसला है वो सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से। वो मसला ये है कि जब पाकिस्तान जो है वो IMF के इमरजेंसी वार्ड में है, और जमीनी हकीकत यह है कि एक सियासी कॉमेडी चल रही। कभी एक जमात जो है वो किसी एक फर्द का प्राइम मिनिस्टर के लिए नाम दे देती है, फिर उसके ऊपर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। यहाँ पे फोकस 100% जो है वो सियासत के ऊपर है। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर तो आपने 100% फोकस सियासत के ऊपर रखना है, आप मीडिया के ऊपर भी मेरा यही एतराज रहता है। मीडिया जनरली 90 से 95% टाइम जो है वो सियासत के ऊपर ही देता है कि फलानी पार्टी के सदर ने क्या कहा, फलानी पार्टी के सदर ने क्या कहा, उनका आपस में क्या झगड़ा हुआ। मईशत के ऊपर तो इक्का दुक्का प्रोग्राम होते हैं। तो फोकस सबका अगर सियासत के ऊपर ही रहेगा तो फिर मईशत के प्रॉब्लम तो हल नहीं हो पाएंगे।
तो लेकिन फिर इसका मतलब ये कि हमारी रेपुटेशन भी खराब थी, सियासत और अदम इस्तेकाम भी था, इस वजह से भी हॉट मनी नहीं आया। तो ये तो सर अभी बरकरार रहेगा इसका मतलब। आप या आपको लगता है कि क्योंकि आप इलेक्शंस की आपने बात भी की थी, क्या आपको लगता है सियासी माशी इस्तेकाम नसीब होने हमें इन द कमिंग मंथ्स, या हम तवक्को ना रखें फरूख हुसैन साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात उसने ये नतीजा निकाल लिया था कि पाकिस्तान में इंतशार फैलाना उसके सियासी मुफाद में होगा। अब ये 9 मई के बाद के जो वाकयात हुए हैं उससे एक नतीजा ये निकला है कि उस जमात की जो पीटीआई थी उसका सियासी इंतशार फैलाने की जो कैपेसिटी थी वो तकरीबन खत्म हो गई। तो उस हवाले से अगर आप देखें तो फिर वो सियासी अदम इस्तेकाम जो हमने 14 माह देखा है 9 मई से पहले, उसमें उसके दर्जा हरारत में तो कमी आई है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब वो कहते हैं कि 2 चीजें चाहिए आपको, एक नेसेसरी कंडीशन होती है और एक सफिशिएंट। नेसेसरी कंडीशन ये है कि सियासी इस्तेकाम आए और सफिशिएंट कंडीशन ये होती है कि आपके पास कोई माशी पॉलिसी हो, ठोस किस्म की, डिफाइंड किस्म की, और सियासत से बालातर होकर वो माशी पॉलिसी बनाई जाए। तो मुझे लगता है वो जो नेसेसरी कंडीशन है सियासी इस्तेकाम की वो धीरे धीरे आ रही, और अब जो जरूरत है वो हमें ऐसी एक माशी पॉलिसी की है जो सियासत से या सियासी एजेंडे से बालातर हो। फरूख हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपका टीम के साथ बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया साहब, वक्त दिया आप लोगों ने, आप प्रोग्राम में आए और अहम तरीन मामलात पर जिनका माशी और सियासत दोनों से ताल्लुक़ है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान का रुपी पैरिटी, एक्सचेंज रेट क्या हो सकता है, कहाँ खड़ा है, रियलिस्टिकली कहाँ होना चाहिए, साथ साथ पाकिस्तान को जो इनफ्लोज एक्सपेक्टेड हैं और ख़ास तौर पे मईशत के हवाले से कोई मुस्बत खबर अगर एक्सपेक्टेड है, और फिर एक आम आदमी कितना मुतासिर हुआ है हालिया महंगाई की इस दौड़ में, इस लहर में, ये सारे अहम सवाल आज के प्रोग्राम में उठाए। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।